दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास इसके बेसिक फंडामेंटल्स अगर आपके क्लियर ना हो तो आगे जाके फ्यूचर में जब आप क्लास 11th में केमिस्ट्री पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। खैर, आज तो हमारी क्लास एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेवल पर रहेगी, तो इंट्रोडक्टरी लेवल पर देखते हैं कि हम लोग कार्बन इसके बारे में क्या क्या जानते हैं। तो देखो, कार्बन के बारे में वो पहली इंफॉर्मेशन जो मैं ये जानती हूँ वो होती है कि कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक है, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, राइट, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इसका मतलब कार्बन जो है जनरली वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, हीट वो कंडक्ट नहीं करता। चलो ठीक है, इसके अलावा मैं अभी तुमको थोड़ा सा बता देती हूँ, बट फ्यूचर में हम इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बन जो होता है उसके टोटल 3 एलेक्ट्रोड्स पॉसिबल है। अब तुम पूछोगे कि मैडम ये एलेक्ट्रोड्स वर्ड का मतलब क्या है, तो मैंने क्या कहा, इसके बारे में हम लोग बाद में फ्यूचर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बाद में हम लोग इसके बारे में फ्यूचर में डिस्कशन करेंगे, बट टिल नाउ बहुत ही फेमस, ठीक है, बहुत ही फेमस 3 कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं। पहला है डायमंड। यस, जो डायमंड आप पहनते हो इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी वो भी एक प्रकार से कार्बन का ही फॉर्म है। ठीक है, मतलब डायमंड है तो अगर कोई पूछेगा डायमंड किससे बना है तो डायमंड कार्बन 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 की लॉन्ग 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 चेन से बना हुआ आता है। इसके अलावा होता है कोल। ठीक है, कोल भी आपका एक प्रकार का कार्बन ही है, बट अगर मैं इलेक्ट्रोड्स की बात कर रही हूँ तो दूसरा जो इस गिनती में आता है दैट इज ग्रेफाइट। ठीक है, दूसरा जो इस गिनती में आता है दैट इज ग्रेफाइट। और तीसरा जो इस गिनती में आता है वो होता है आप लोगों का बकी बॉल। खैर, हम लोग इसके बारे में आगे की फ्यूचर क्लासेस में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत है। एलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, एलेक्ट्रोड्स का मीनिंग क्या है, इन सारे टॉपिक पे विशेष गहन हम लोग करेंगे कब, आपकी आगे आने वाली क्लासेस में। तो पहले तो कार्बन एक प्रकार से क्या है, नॉन मेटल है। दूसरा, वो अपने 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, डायमंड के फॉर्म में, ग्रेफाइट के फॉर्म में और आपके बकी बॉल यानी कि C60 के फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँ तो आप ये कहोगे कि मैडम पीरियोडिक टेबल में आपका कार्बन पाया कहाँ जाता है। तो पीरियोडिक टेबल में कार्बन जो होता है वो P ब्लॉक में पाया जाता है। ये एक बेसिकली P ब्लॉक एलिमेंट है। अगर कोई मुझे पूछेगा कि कार्बन कौन से ग्रुप में पाया जाता है, ठीक है, तो ये ग्रुप 12 का एलिमेंट है। अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि ये कौन से पीरियड में पाया जाता है, ठीक है, तो कार्बन आपके पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है। यानी कि ये इस कार्बन का अता और पता है। जैसे अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा घर कहाँ है तो तुम बताते हो ना, फ्लैट नंबर इतना, हाउस नंबर इतना, गली नंबर इतना, वगैरह वगैरह। तो वैसे ही कार्बन बता रहा है कि मैं पीरियड नंबर 2 में ग्रुप नंबर 12 में P ब्लॉक में रहता हूँ। ये कार्बन का पता है। ठीक है, और अगर मैं कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करूँ, अब देखो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये वो सारे वर्ड्स हैं जिसके साथ आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, आपने 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ा है। तो अगर मैं कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो बेसिकली होता है आप लोगों का 6। और अगर हम लोग कार्बन के एटॉमिक मास की बात करें, ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है कितना, आपका 12। अगर मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लोअर क्लासेस में लिखना सीखा है, तो आपको ये पता होगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,4। और अगेन आपने 9th क्लास में ये सीखा होगा कि जो ये पहला ये जो वर्ड है 2, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है के शेल को। ठीक है, ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है के शेल को। और उस के शेल में लिखा हुआ है 2। ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उस के शेल में क्या लिखा हुआ है, 2। तो इसका मतलब कि आपके कार्बन के पास जो उसका एटॉमिक नंबर 6 है
उस एटॉमिक नंबर 6 के हिसाब से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो के शेल में रहते हैं, ठीक है। और ये जो बाजू वाला शेल है, इस बाजू वाले शेल को कहा जाता है एल शेल, और इसमें क्योंकि 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसके एल शेल में रहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 4। अब देखो ये जो एल शेल है, ऐसा नहीं है कि एल के बाद और अदर शेल्स नहीं होते, एल के बाद एम होता है, एन होता है, ओ होता है, पी होता है, वगैरह वगैरह, बट हमारे कार्बन की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कितनी है, 6। क्यों मैडम? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इसका मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि कार्बन के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 6, और जो कार्बन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, वो भी कितने हैं, 6। तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स की मदद से लिखा जाता है, ठीक है। किसकी मदद से लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स की मदद से लिखा जाता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास तो सिर्फ 6 ही हैं। तो ऐसे में पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इन सच दैट कि टोटल इलेक्ट्रॉन 2 + 4 = कितना हो गया, 6। अब समझ में आ रहा है कि 4 से ज़्यादा क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर 4 से आप एक भी नंबर ज़्यादा ले लेते तो जो उसकी 6 की जो उसकी कैपेसिटी है, जो 6 की उसकी कैपिंग है, वो कैपिंग क्या हो जाती, रुक जाती, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती। हमें मैक्सिमम जो लेना है वो क्या लेना है, आप लोगों का 6 ही लेना है। अब कई लोगों का डाउट है, मैडम आपने फिर 1,5 क्यों नहीं लिया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने 2,4 ही क्यों लिखा, 1,5 क्यों नहीं लिखा। तो जब आप 9th क्लास में थे तब आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह लिखना पढ़ना सिखाया होगा। तो एक्चुअली जो आपका के शेल होता है ना, के शेल की कैपेसिटी होती है, ठीक है, जो के शेल होता है, इस के शेल की जो कैपेसिटी होती है, वो के शेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स। पहले ये कंपलसरी है कि के में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते आप, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। मतलब अगर कोई मुझे ये कहेगा कि मैडम इसको अपन 3,3 कर लेते, तो ये 3,3 वाला कॉम्बिनेशन गलत होता, क्योंकि इसमें जो ये के शेल की कैपेसिटी है ये 2 को एक्सीड कर गई, मतलब 2 नहीं आई, 2 से ज़्यादा हो गई, कैपेसिटी से आपने ज़्यादा भर दिया। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। अच्छा, के शेल की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन। जब तक उसकी कैपेसिटी कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है, जब तक उसकी कैपेसिटी फुलफिल नहीं हो जाती, वो जब तक अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भर लेता, वो आगे इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। इसीलिए यहाँ पर अगेन ये वाला जो 1,5 आपका बिलीफ है ये भी गलत होगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का कितना होता है, 2,4, ठीक है। खैर आगे बात करते हैं। जैसे के शेल के बारे में मैंने तुमको बताया, वैसे ही आप लोगों का जो एल शेल होता है, इस एल शेल की जो कैपेसिटी होती है, एल शेल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। एल शेल की कैपेसिटी कितनी होती है, एल शेल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ऐसे केस में, ठीक है, ऐसे केस में अगर कोई तुमसे पूछेगा कि कार्बन के एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि जो कार्बन का एल शेल है, ठीक है, बट बराबर जो कार्बन का एल शेल है, उस कार्बन के एल शेल के पास तो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी आपके कार्बन के पास स्टिल 4 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, ठीक है। स्टिल आपका जो कार्बन है, स्टिल आप लोगों का जो कार्बन है वो क्या कर सकता है, एकोमोडेट कर सकता है। क्या एकोमोडेट कर सकता है, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स और एकोमोडेट कर सकता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी पहले से कितनी है, 4 है, और अभी वो और 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले सकता है, सच दैट कि उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आता है, ये जो मैंने वर्ड लिख के दिया ना यहाँ पे कि स्टिल कार्बन कैन एकोमोडेट 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो वर्ड यहाँ पे लिख के दिया है, इसका मतलब कार्बन क्या कर सकता है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, मैक्सिमम। जैसे क्या होता है, अपन लोग कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो अपने आप को
हमको सबको ये पता रहता है कि हम लोगों का बजट कितना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम कभी किसी ऐसी चीज़ पे हाथ नहीं रख दोगे जो तुम्हारे बजट के बाहर होगी, है ना। जैसे मान लेते हैं मैं कल को शॉपिंग करने गई, मेरे को एक ड्रेस बहुत पसंद आई, तो मैं ऐसी ड्रेस नहीं खरीद सकती जो मेरे बजट से बाहर। लेट्स उसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। जैसे अपन लोग सुनते हैं कि अरे किस मूवी स्टार ने इतने लाखों की ड्रेस पहनी, ऑब्वियसली वी कैन नॉट अफोर्ड दैट, राइट। तो एक्चुअली तुम्हारा नहीं पता भाई, मैं तो नहीं कर सकती। तो ऐसे केस में अपन वाली चीज़ नहीं लेंगे। हमें पता रहता है कि हमारा बजट कितना है, 10,000, 15,000, 25,000, है ना। तो अगर मुझे बता के भेजा गया मेरे घर से कि देखो 1,000 रुपये तुमको दे रहे हैं, 1,000 रुपये से बिल्कुल भी ज़्यादा की शॉपिंग नहीं करना, तो इससे ये पता चलता है कि 1,000 की मेरी लिमिट है। चाहे जो हो जाए, मैं 1,000 से ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकती। मेरी मैक्सिमम लिमिट जो मेरे घर वालों ने मुझे कैप करके दी है वो है कितनी, 1,000 रुपये की। तो वैसे ही कार्बन की जो लिमिट है वो कितनी है, 4 से ज़्यादा नहीं कर सकता। 4 उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है बस। सो देयरफॉर इसी रीज़न की वजह से कार्बन को एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड, टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है कार्बन को, एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट। टेट्रा मतलब 4, ठीक है, इसीलिए उसको कहा जाता है कि वो एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। सिर्फ कार्बन अकेला टेट्रावैलेंट एलिमेंट है ऐसा नहीं है, और भी है। कार्बन के नीचे आने वाला सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, बट कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। तो अभी तक हमें कार्बन के बारे में क्या पता चल गया कि कार्बन एक नॉन मेटल है, इसके 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकीबॉल। ये एक पी ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 12 में रहता है, पीरियड नंबर 2 में रहता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक मास 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। इसका मतलब इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। एल के आगे और जितने भी शेल्स हैं उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि टोटल कैपेसिटी मतलब टोटल जो इसकी लिमिट है वो है 6 की, जो कि उसकी ऑलरेडी हो चुकी है। तो आगे के शेल्स इसके खाली पड़े हुए हैं, है ना। कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, ठीक है। ये समझ में आ गया कार्बन क्या है आप लोगों का, एक टेट्रावैलेंट क्या है, एलिमेंट है। कार्बन क्या है आप लोगों का, एक टेट्रावैलेंट क्या है, एलिमेंट है। डन, ओके मैडम, डन, बढ़िया, ठीक है। अब देखो कार्बन क्योंकि एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, इसका मतलब वो 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 लोगों के साथ जुड़ सकता है, अलग अलग लोगों के साथ, ठीक है। खैर उस बारे में मैं आगे डिस्कशन करूंगी, फिलहाल मुझे कुछ और बताना है, उस पर बातचीत करते हैं। अब देखो जैसे कि मैंने क्या कहा कि कार्बन के पास ऐसा नहीं है कि आगे और शेल्स नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कार्बन के पास आगे और शेल्स नहीं होंगे, कार्बन के पास आगे और शेल्स भी होते हैं, बट क्योंकि कार्बन की जो टॉप लिमिट है, वो टॉप लिमिट क्या है, वो टॉप लिमिट क्या है, 6। उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मात्र 6, ठीक है। मात्र कितने होते हैं, 6। तो ऐसे केस में वो 2,4 को कभी 2,5, 2,6, 2,7 ये वाला काम वो कभी कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक्चुअली में मैं ये कहूँगी कि एल जो हुआ, ये जो एल आप लोगों के सामने दिख रहा है, ये बेसिकली कार्बन का आउटर मोस्ट शेल हुआ। आउटर मोस्ट शेल का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट शेल का मतलब है कि उसका वो आखिरी शेल, ठीक है, वो आखिरी शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो आखिरी शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन है। बाकी उसके आगे, ठीक है, जितने भी शेल्स होंगे वो सारे के सारे शेल्स कैसे होंगे, खाली। क्यों? क्योंकि कार्बन की कैपेसिटी यार 6 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो वो आगे के जो शेल्स हैं उनको वो कहाँ से दे पाएगा यार, बताओ। तो यानी कि जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैक्सिमम वो क्या है, 2,4, दैट्स ऑल। तो ये एल शेल उसका क्या हुआ, ये उसका आउटर मोस्ट क्या हुआ, ये उसका आउटर मोस्ट हुआ, ये उसका क्या हुआ, आउटर मोस्ट हुआ, दैट ओके। और जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई ये नहीं पूछ रहा है कि कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक कि बताइए कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. द पर्सन हु इज सिटिंग बिहाइंड यू या सिटिंग नियर टू यू इज आस्किंग कि बताइए कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो हमने ये देखा कि कार्बन का जो आउटर मोस्ट शेल है, ये रहा कार्बन का आउटर मोस्ट शेल जिसका नाम है एल शेल. इस आउटर मोस्ट शेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इस आउटर मोस्ट शेल के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. आउटर मोस्ट शेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स. सो ऐसे केस में इस 4 इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन. इसे कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन. तो यानी कि हमने यहाँ से क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है, राइट. इससे हमने ये सीखा कि उसके पास जो आखिरी में 4 है वो बेसिकली उसका क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, वो बेसिकली उसका क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? आखिरी शेल वाला इलेक्ट्रॉन. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? आखिरी शेल वाला इलेक्ट्रॉन. जो आप लोगों के पास आखिरी शेल है, उस आखिरी शेल वाला इलेक्ट्रॉन, उसको बेसिकली हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं. ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं हाँ, जहाँ से एमसीक्यू एकदम आसानी से पूछे जा सकते हैं. डन. तो ये थोड़ी बहुत कार्बन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हारे साथ शेयर की. खैर, अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं. तो अगर मैं थोड़ा सा आगे प्रोसीड करूँ तो देखो, एक टॉपिक है वैलेंसी, जिसको आपने लोअर क्लासेस में जब भी आपने वैलेंसी वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा, सीखा होगा, वहाँ पर ये चीज़ आपके टीचर ने डेफिनेटली आपको सिखाई होगी कि आखिर वैलेंसी का मतलब क्या होता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैलेंसी. ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैलेंसी. तो वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है. ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे एलिमेंट्स लूज करते हैं और ऐसा भी नहीं होता कि सारे के एलिमेंट्स गेन करते हैं. तुमने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा. एक देखना, जब आप फॉर्मूला बनाना सीखते हो 9th क्लास में, क्रिस क्रॉस करके कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिन्हें आप कैटायंस कहते हो. कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिन्हें आप अनायंस कहते हो. तो बेसिकली जो लूज करता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और उसको बेसिकली हम लोग कहते हैं कैटायंस. और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, ठीक है, उस पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है और उसको हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं अनायंस. तो ऐसा नहीं है कि दुनिया के हर एलिमेंट कैटायन 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 होंगे, ठीक है, या पूरे पीरियोडिक टेबल का हर एलिमेंट अनायन होगा. और या ऐसा भी नहीं होता है कि कभी कभी कैटायन या कभी कभी अनायन, डिपेंड कि मेरा क्या मूड कर रहा है, ऐसा भी नहीं होता. ठीक है, तो मैडम हमको बाकी एलिमेंट्स के बारे में नहीं जानना, आप प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करो. ठीक है, आप प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करो कि बाकी एलिमेंट्स के साथ क्या हो रहा है. ठीक है, आप हमें हमारे कार्बन के बारे में बताओ कि मेरा कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, बराबर, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा. मुझे बाकियों से कोई मतलब ही नहीं है कि बाकी एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं. मैं पढ़ लूँगा बाकी एलिमेंट्स के बारे में, बट राइट नाउ आई एम स्टडिंग अबाउट द कार्बन चैप्टर. सो माई मेन कंसर्न इज कि आप काइंडली मुझे कार्बन के बारे में बताइए. ठीक है, खत्म. तो चलो ठीक है, कार्बन के बारे में अगर अपन को पढ़ना है तो पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करना पड़ेगा कार्बन का, जो कि है 2,4. अच्छा, मैं एक चीज़ और तुमको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो 2,4, ये बस अभी तक है. इसके बाद अब जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तो आप लोगों के लाइफ में एक नए तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आएगा, जो कि आप क्लास 11th में सीखोगे, 1s2, 2s2, 2p2 वगैरह वगैरह. ठीक है, बट हाँ, 2,4 ये अभी फ़िलहाल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का. कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन या कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज, ठीक है, वो वैलेंस वाला होता है. हमेशा कौन सा वाला होता है? वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब आखिरी के शेल वाला होता है.
अंदर वाले कभी लूज भी नहीं होते। एक मिनट। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स, ना तो ये कभी लूज करते हैं, ठीक है, और ना ही ये कभी क्या करते हैं, गेन करते हैं। डन, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। जो भी होता है वो हमेशा किसके साथ होता है, आप लोगों का जो बाहर का, ठीक है, आप लोगों का जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है सब कुछ उसके साथ होता है। अब हम यहाँ पे 2 केस कंसिडर करते हैं। लेट अस अज्यूम यहाँ पे टोटल कितने केसेस है, 2 केसेस है। अब मुझे क्या पता कि कार्बन क्या करता होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करता होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करता होगा, आई डोंट नो। हम लोग जस्टिफाई करेंगे, जैसे मैंने वैलेंसी पढ़ाते वक्त क्लास 9th में जस्टिफाई कर करके पढ़ाया था, वैसे ही इमेजिन करिए एक दफ़ा के लिए कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ठीक है। अगर ये एक बार हम इमेजिन करते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर दिए। मैडम 4 ही क्यों, मैंने ऊपर बताया है इसकी मैक्सिमम लिमिट 4 है ना, इसीलिए 4। या फिर इसने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन लेट से लूज कर दिए। 2 केसेस यहाँ पे बन सकते हैं। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, कार्बन के पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, कार्बन के पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो तो 6 के 6 ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स के साथ तो कुछ नहीं हो रहा ना, प्रोटॉन तो जैसा है वो तो वैसे का वैसे ही रह रहा है, ठीक है। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर देता है तो भी उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ना तो लूज होते हैं ना तो गेन होते हैं यार, वो तो न्यूक्लियस के अंदर बैठे रहते हैं। बट अगर कार्बन नंबर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन करता है तो क्या उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स में कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जब कार्बन न्यूट्रल था, जब कार्बन ने कुछ नहीं किया था, ठीक है, तब उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 6। जब कार्बन ने कुछ भी नहीं किया था तब उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 6। अब उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो अब उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बढ़ गए। जब कार्बन न्यूट्रल था, जब वो नॉर्मल न्यूट्रल था, तब उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 6, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने थे, 6। मतलब सब कुछ इक्वल इक्वल था। बट अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद उसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। बट अगर उसने लूज किया तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2। अच्छा, अब हमें देखना है कि दोनों में से कौन सी कंडीशन बेटर है, कौन सी कंडीशन ज़्यादा फेवरेबल है या ज़्यादा बेस्ट है। तो देखो, जब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो एक बात आप ध्यान रखना, प्रोटॉन का काम होता है, ये जो प्रोटॉन होता है ना, इनका काम होता है, क्या काम होता है भैया, इनका काम होता है आपके इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना। अब हुआ कैसे कि अगर बेचारे जो 6 प्रोटॉन्स थे ये अपना काम बड़े ही हंसी खुशी प्यार से सब कुछ ये अपना परफेक्टली कर रहे थे, अच्छा 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से पकड़ के रखे हुए थे, सब कुछ एकदम सिस्टम था, स्टेबल था। लेकिन जब आपने 10 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए, ठीक है, और जब आपके पास चीज़ें बन गई C⁴ नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, क्योंकि उसने गेन किया है, और 4 नेगेटिव क्यों, क्योंकि उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो जब उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन के गेन होने के बाद, ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर प्रोटॉन्स, ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये मेरे लिए नहीं, ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर प्रोटॉन्स टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स नाउ। अब उसके लिए वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना डिफ़िकल्ट हो रहा था। सो देयरफॉर एक्चुअली C⁴ नेगेटिव इज़ अनस्टेबल, ये चीज़ क्या होती है, अनस्टेबल होती है। और क्योंकि ये अनस्टेबल है इसलिए C⁴ नेगेटिव, यानी कि कभी भी आपको कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता हुआ नहीं मिलेगा, कार्बन कभी भी अपना अनायन नहीं बनाएगा, ठीक है।
देखो हो सकता है तुम में से कुछ लोगों को ऐसा लगे कि यार ये तो कितना स्लो पढ़ाती है, तो तुम अपनी स्पीड तेज रख सकते हो, बट ये मेरी नेचुरल स्पीड है, मैं इसी स्पीड में बढ़ाती हूँ, ठीक है। मैं कभी एकदम तेज फटाटेदार आगे नहीं बढ़ती हूँ, मैं स्लो ही रखती हूँ। तो अगर ऐसा लगता है तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है एक बहुत ही प्यारा सा प्लेबैक स्पीड का, आप वहाँ से स्पीड को अपने हिसाब से और कम और ज़्यादा जैसा तुम्हें प्रेफर रखे वैसा कर सकते हो, ठीक है। बट खैर इससे ये समझ में आता है कि अनायन वो भी कार्बन का, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बोला ओके ठीक है। अब चलो एक और सिचुएशन को एनालाइज करके देखते हैं कि अगर उसने अपने चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो, अगर उसने अपने चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए, तो तब क्या होगा, एक बात बताओ। तो एक्चुअली में अगर वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो कार्बन की पावर बन जाती है 4 पॉजिटिव, बराबर। उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 और प्रोटॉन्स होते हैं 6। मतलब आप ये समझो एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और उन बच्चों को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक टीचर है, तो क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है क्या वो अकेली टीचर चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो वो, क्या वो उन बच्चों को कंट्रोल कर पाएगी? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस, सॉरी फॉर हर और हिम, जो भी वो होंगे, कि वो इतने सारे बच्चों को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उनमें अकेली इतनी पावर या इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो सबको एक ही टाइम पे कंट्रोल कर पाए। हो सकता है आगे की बच्चों को कंट्रोल करने जा रही हो तो पीछे के बच्चे परेशान कर रहे हो, पीछे को जा रही हैं तो फिर आगे के कर रहे हो, तो इस तरीके से चीज़ें अनबैलेंस रहेंगी। तो सिमिलरली अब हमारे पास 6 प्रोटॉन्स हैं, हमारे पास बहुत ताकत है और हमारे पास उस ताकत, मतलब प्रोटॉन क्या करता है, ताकत दिखाता है कि देख मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं तेरे को पकड़ के रखूँगा, ठीक है। प्रोटॉन क्या करता है, ताकत दिखाता है, ठीक है। प्रोटॉन क्या करता है, बेसिकली ताकत दिखाता है। प्रोटॉन क्या करता है, बेसिकली ताकत दिखाता है। क्या करता है वो, ताकत दिखाता है। किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। ए तू तो एक इलेक्ट्रॉन है, रुक मैं तेरे को भी पकड़ के रखता हूँ, ये करता है, पता है। तो उसने ना इलेक्ट्रॉन को ताकत दिखाई, कुछ ज़्यादा ही ताकत दिखा दी यार, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो 2 है और प्रोटॉन हो गए 6। तो तुम्हें ये लगता कि ये भी एक प्रकार का अनस्टेबल सिचुएशन है, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन की तरफ से कुछ ज़्यादा ही लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया है, मिल गया है, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया है, मिल गया है। अगर बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो जाए ना तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली अनस्टेबल हो जाते हैं। तो ऐसे केस में C की पावर 4 नेगेटिव के साथ साथ C की पावर 4 पॉजिटिव, ये भी एक अनस्टेबल सिचुएशन है। ये भी क्या है, आप लोगों की एक अनस्टेबल सिचुएशन है। क्यों ये अनस्टेबल सिचुएशन है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया न्यूक्लियस का उन बेचारे 2 छोटे छोटे मासूम इलेक्ट्रॉन्स पर। तो इससे क्या समझ में आता है, इन दोनों सिचुएशंस को अगर मैं कंपेयर करूँ तो इससे क्या समझ में आता है कि जो आप लोगों का प्यारा कार्बन है, ना कैटायन ना अनायन, ना तो ये कैटायन बनाता है और ना ही ये अनायन बनाता है। यानी कि ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। अब तुम सोचोगे कि मैडम ने तो ये तो इलेक्ट्रॉन देता भी नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन लेता भी नहीं है, फिर ये मतलब जैसे आप कह रहे थे ना कि इसके पास इसकी कैपेसिटी है 4 की या और 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यार ये तो लेने से मना कर रहा है, लेकिन दे भी नहीं रहा है, ले भी नहीं रहा है। तो एक्चुअली में कार्बन करता क्या है, कार्बन को 4 पॉजिटिव बनने से ऐतराज है, कार्बन को 4 नेगेटिव बनने से ऐतराज है। तो एक्चुअली जो होता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन लेता है, कैसे लेता है मैडम, अभी तो अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। लेकिन मैं बोल रही हूँ ना कि वो इलेक्ट्रॉन लेता है किससे, किससे शेयरिंग से मतलब ये उसको इलेक्ट्रॉन वो कंप्लीटली किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन जब वो लेता है तो किसी दूसरे से वो कभी भी कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स उसके ले नहीं लेता कि ला मुझको तेरे इलेक्ट्रॉन्स दे, वो कभी ऐसा नहीं करता। और ना ही कभी किसी को अपने इलेक्ट्रॉन्स वो कंप्लीटली दे देता है, वो कभी ऐसा भी नहीं करता। वो बेसिकली क्या करता है, शेयरिंग करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
यानी कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो ना तो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली लूज करेगा ना ही कंप्लीटली गेन करेगा। वो इलेक्ट्रॉन्स की दूसरे एलिमेंट्स के साथ या फिर खुद के जैसे एक दूसरे कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। ठीक है, यानी कि दैट इज, इसका मतलब ये है कि अगर ये एक कार्बन है और ये एक दूसरा कार्बन है तो ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं कि चलो भाई अपन मिल बांट के शेयरिंग करेंगे। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि कार्बन सिर्फ दूसरे कार्बन के साथ ही शेयरिंग करता है, कोई दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है, वो उसके साथ भी अगर चाहे तो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, दोनों मिलकर अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। और यही जो फेनोमेना होता है, ये जो फेनोमेना है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे जो ये वर्ड है बॉन्ड, कई लोगों को कंफ्यूज होता है कि यार मैडम ये बॉन्ड का मतलब क्या है। तो थोड़ा सा मैं तुमको बता दूं, बॉन्ड का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी आपस में दो एलिमेंट्स चिपके हुए हैं एकदम, उनके बीच में, जैसे हम लोग क्या करते हैं, आगे आप मेरे साथ लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पढ़ना सीखोगे तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ड्रॉ करते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, है ना। तो इसमें बताया जाता है कि जो ये सिंगल डंडी है, ये सिंगल डंडी बेसिकली एक बॉन्ड है। या हो सकता है कि कार्बन डबल डंडी, कार्बन डबल डंडी हो, तो ये डबल डंडी भी बेसिकली क्या है, एक बॉन्ड है। हो सकता है कल को ऐसा लिखा हो कार्बन सिंगल डंडी ए, तो ये सिंगल डंडी भी बेसिकली क्या है, बॉन्ड है। तो ये जो हम लाइन बनाते हैं, ये जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की किसके लिए, बिटवीन एलिमेंट्स, ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन, इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन। ये किस पर्पस के लिए है, सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन वाले पर्पस के लिए। मतलब कि हाँ ये एलिमेंट और इस एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या फिर हो सकता है लूज या गेन, ऐसा कुछ हुआ है, उस चीज़ को सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं मैडम सही, ज़रूर असलियत में भी कार्बन और उस दूसरे एलिमेंट के बीच में क्या होता होगा, कार्बन और उस दूसरे एलिमेंट के बीच में इस तरीके की कोई डंडी दिखती होगी एक्चुअल में। तो रियलिटी में ऐसी कोई डंडी, फिजिकल डंडी नहीं दिखती। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आप और आपके दोस्त। जैसे कैसा होता है, स्कूल में हर किसी का कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड ज़रूर होता है, ठीक है। अब जैसे किसी के साथ उसकी बहुत पड़ती है और किसी के साथ उसकी बिल्कुल नहीं पड़ती, तो हम लोग क्या बोलते हैं, यार तेरे और मेरी ना बात ही अलग है, तेरी और मेरी दोस्ती अलग है, बहुत अच्छी है। तो इसको हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग। क्यों, क्या तुम और तुम्हारा दोस्त फेविकॉल के मजबूत जोड़ से जुड़े हुए हैं क्या, नहीं। क्यों, चिपके हुए हो क्या तुम दोनों, नहीं। फिर क्यों तुम लोग बोल रहे हो कि तुम दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बॉन्डिंग इन द सेंस तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। बट वहाँ पे बॉन्डिंग का मतलब ये नहीं होता कि तुमको और तुम्हारे दोस्त को फेविकॉल से चिपका दिया गया। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो ये वर्ड है बॉन्ड, इस वर्ड बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एक एलिमेंट के एटम का और दूसरे एलिमेंट के एटम के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। और यही बॉन्ड कार्बन के केस में कैसे बन रहा है, कोवैलेंट बन रहा है। कोवैलेंट का मतलब ही क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको एक चीज़ याद कर रखनी है, ठीक है, कि कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि कार्बन को अगर किसी के साथ भी क्या करना है, किसी के साथ भी बॉन्ड बनाना है, तो वो बॉन्ड कैसे बनाएगा, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बनाएगा। क्या कभी भी वो बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन गेन करके कंप्लीटली या इलेक्ट्रॉन लूज करके कंप्लीटली कर सकता है क्या, वो कभी नहीं करता। ठीक है, वो कभी नहीं करता। तो कार्बन कितने क्या कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। किसके साथ बनाएगा मैडम, खुद के साथ या किसी और के साथ। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कार्बन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो एक स्टूडेंट जो कि बहुत ही क्यूरियस है, उसका जवाब आया, ये क्वेश्चन आया, सॉरी नॉट जवाब आया, विथ हुम मैडम, किसके साथ। अब देखो यहाँ पे टोटल 2 पॉसिबिलिटीज अराइज हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँगी मेरा दोस्त है,
ठीक है, लेट्स से मैंने कहा मेरा एक फ्रेंड है। अब फ्रेंड फीमेल भी हो सकती है, फ्रेंड मेल भी हो सकती है, बराबर। तो वैसे ही अगर मैंने कहा कि कार्बन बॉन्ड बना रहा है, तो स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आया, मैडम विथ हुम, वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, आप ये तो बताओ। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है, विथ सम अदर एलिमेंट, किसी अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहा होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है ना CH4, तो CH4 का मतलब क्या होता है कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। तो हाइड्रोजन और कार्बन तो एक जैसे नहीं है ना, ये दोनों तो अलग अलग है, राइट। तो किसी अदर एलिमेंट के साथ, जैसे आप पढ़ते हो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, यहाँ कार्बन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन के साथ भी बनाया, शुगर ऑक्सीजन के साथ भी बनाया। तो एक्चुअली अगर कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है कोवैलेंट, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसकी टोटल दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो किसी अदर एलिमेंट के साथ बना रहा होगा, या फिर ठीक है, या फिर कार्बन खुद के साथ ही बॉन्ड बना रहा है, मतलब अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ। ठीक है, विथ कार्बन इटसेल्फ, मतलब एक कार्बन। अब देखो ऐसा तो नहीं है ना कि दुनिया में एक ही कार्बन है, जैसे ये तो है फैक्ट कि दुनिया में एक ही ताजमहल है, बट ऐसा थोड़ी ना है कि दुनिया में सिर्फ एक ही कार्बन का एटम है और दूसरा कोई कार्बन का एटम ही नहीं है। तो अगर कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बना रहा है, कार्बन 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 कार्बन, है ना, या फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कुछ भी, ठीक है, या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन, कुछ भी, कोई भी, अगर कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बना रहा है, कार्बन अगर कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं अपनी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कैटिनेशन। ठीक है, बराबर, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द कैटिनेशन, इफ समबडी वुड आस्क यू। सो कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन कार्बन से जुड़ गया, कार्बन, ठीक है, कार्बन आपस में जुड़ रहे हैं, मैं हिंदी में बता रही हूँ, ठीक है, जुड़ रहे हैं, जुड़ जा से जग, ओके, ठीक है, आपस में जुड़ रहे हैं, डन, इसे हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। खुद के साथ खुद के साथ खुद के साथ जुड़ना, ऐसा है कि मैडम कार्बन इकलौता एलिमेंट है जो कैटिनेशन शो करता है, नो, कार्बन ऐसा इकलौता एलिमेंट नहीं है जो कैटिनेशन शो करता है। ठीक है, कार्बन के अलावा सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये भी वो अदर एलिमेंट्स है जो कैटिनेशन शो करते हैं। बट हमारा चैप्टर क्योंकि सिर्फ कार्बन की स्टडी के अराउंड है, तो हम लोग सिर्फ बातचीत करेंगे किसके बारे में, कार्बन के बारे में। ठीक है, लेकिन हाँ, कार्बन के अलावा अगर कभी किसी ने तुमसे पूछा कि अदर एग्जाम्पल्स, ठीक है, अदर एग्जाम्पल्स, ठीक है, ऑफ एलिमेंट शोइंग कैटिनेशन, कि बताइए ऐसे अदर एग्जाम्पल्स बताइए जो कि क्या करते हैं, कैटिनेशन को शो करते हैं, तो आप वहाँ पे फिर किसका नाम लोगे, तो वहाँ पे आएगा आप लोगों के पास सिलिकॉन, ये भी करता है, फास्फोरस, सल्फर, ये लोग भी करते हैं। ठीक है, तो खैर हम लोगों ने कार्बन की आज बहुत अच्छी खासी कुंडली देखी, उसके बारे में जितनी जानकारी बेसिक इंट्रोडक्टरी लेवल पर जितनी जानकारी मैं तुमको दे सकती थी, मैंने सारी जानकारी तुम्हारे साथ शेयर की है। हाँ, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में मैंने डिटेल में बातचीत नहीं की, वो मैं करूँगी, नेक्स्ट क्लास में ही करूँगी, बट अभी जस्ट मैंने बेसिक बता दिया कि हाँ कार्बन के ये एलोट्रोप्स होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमें इससे क्या समझ में आया कि कार्बन इलेक्ट्रॉन ना तो कंप्लीटली देता है और ना ही वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लेता है। ठीक है, बट यस, वो कार्बन की मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। ओके, डन, वेरी गुड, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, इसका मतलब कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। किसके साथ बनाता है, किसी के साथ भी बना सकता है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी बना सकता है, या अपने जैसे किसी दूसरे कार्बन के साथ भी वो बना सकता है ना। अब जैसे मैं लड़कियों से भी दोस्ती कर सकती हूँ और मैं लड़कों से भी दोस्ती कर सकती हूँ, तो वैसे ही कार्बन अपने जैसे जेंडर के कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, या फिर दूसरे जेंडर के अदर एलिमेंट्स के साथ भी क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। लेकिन जब कार्बन
अपने जैसे लोगों के साथ जुड़ता जाता है, कार्बन 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 कार्बन। तो एक्चुअली उस पर्टिकुलर फिनोमेना को, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को राइट हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं? कैटिनेशन। क्या एंटायर पीरियोडिक टेबल में कार्बन ऐसा इकलौता एलिमेंट है क्या जो कैटिनेशन शो करता है? नो, अदर एलिमेंट्स भी हैं, बट कार्बन के जैसा कोई नहीं। कार्बन इज द बेस्ट एलिमेंट विच इज शोइंग कैटिनेशन। तुम्हें पता है यही वो प्रॉपर्टी है कैटिनेशन जिसकी वजह से हमारी एंटायर दुनिया कार्बन की बनी हुई है। तुम्हारी जो स्किन है कार्बन की बनी हुई है, ठीक है। तुम्हारे आजू बाजू जो पेड़ पौधे, फल फूल, रूट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, किससे बने हैं? सब कार्बन से बने हुए हैं। तो ये कार्बन की एक कैटिनेशन ही है जिसकी वजह से आपकी एंटायर दुनिया किसकी बनी हुई है? कार्बन की बनी हुई है। ये इस कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से। ओके, तो खैर यहाँ पर हाँ एक छोटा सा पॉइंट रह गया है जो मुझे कहाँ लिखवाना चाहिए था? यहाँ लिखवाना चाहिए था कि कार्बन ना तो कंप्लीटली 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ना तो कंप्लीटली 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बट हाँ वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। देयरफॉर इसको टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहते हैं। सो एक पॉइंट यहाँ मैं लिखवाना भूल गई कि देयरफॉर कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो बेसिकली कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। डन। ओके, तो अभी फिलहाल इस क्लास को, इस इंट्रोडक्टरी क्लास को हम लोग यहाँ पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, इस वाले टॉपिक के साथ कि आखिर एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकार एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की क्या 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 प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में हमारा डिस्कशन होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर जो हमारी थर्ड क्लास होगी, उस थर्ड क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, मतलब पहले तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं वो सीखेंगे और उसके अलावा टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन से मूव करेंगे। ठीक है, फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ रोकते हैं।